Good morning, class 11th. Today I will be completing my lesson number 2, and my only topic left with you is related to directive principles of state policy. जब हम बात करते हैं तो हम इसे शॉर्ट नेम में डीपीएसपी बुलाते हैं, और मैं भी शायद टाइमली डीपीएसपी ही बुलाऊंगी. इस चैप्टर में हमने आपका चैप्टर नंबर 3 किया, जिसमें हमने आर्टिकल वाइज किए, और ये चैप्टर जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 4 काउंट किया जाता है ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. जब हम बात करते हैं कि जब हमने इतने सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डाल दिए थे, देन व्हाई देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. हम ये कहते हैं हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो हमारे ऊपर जो रूल कर रहे थे वो ब्रिटिश थे. ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, और ऐसे में दे लेफ्ट इंडिया विद द पार्टीशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था उस समय, और सबसे पहले ये प्रॉब्लम थी उसके सामने, हाउ इट इज गोइंग टू सेट अप और ब्रॉट अप द इक्वालिटी टू अमंग ऑल इट्स सिटीजन्स, हाउ इट विल लेट इट्स गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. यहाँ मैंने खाली इक्वालिटी लिखा है और यहाँ मैंने मैनी चैलेंजेस लिखा है. यहाँ मैनी चैलेंजेस में हम 12th में डिफरेंस में करते हैं, क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो कुछ भी नहीं था. पार्टीशन हुआ, कोई बात नहीं. हमारे देश में स्टेट्स की बाउंड्रीज नहीं बनी हुई थी. क्या करते, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे, हिंदुस्तान के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते थे. तो हम किस तरीके से लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ पाते. सबसे मेजर बात, 1946 से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी वो टूट गई थी. आधे मेंबर्स पाकिस्तान में चले गए थे. सो इट हैज टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, एंड इंडिया वाज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी व्हिच वी हैव डन सो फार इन फंडामेंटल राइट्स विद ऑल मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, with more than 1500 languages spoken in our country, with all its ethnicity, culture and traditions, and its geographical locations regarding the sharing of its border with its neighbor. और neighboring country भी हमारा कोई भी डेवलप नहीं था. ऐसे में हमने इक्वालिटी एस्टैब्लिश करनी है. हमें एक रास्ता दिखाने वाली चीजों की जरूरत थी कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करे. इसीलिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ सलाह हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की, जिसे हर सेंट्रल गवर्नमेंट में आने वाला या स्टेट गवर्नमेंट चलाने वाली गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो कर सकें. जब हम इन डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं दीज डायरेक्शंस जो थी, ये ऐसा नहीं था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहती थी कि फ्यूचर में तुम इसी को फॉलो करो. ये सुझाव है कि ऐसा कर लो. याद है मैंने आपको अपने आज ही के ही वीडियो में बताया कि जब मैंने हेबियस कॉर्पस का मतलब बोला तो इट इज प्रोड्यूस द बॉडी, और एक बच्चे ने क्या लिख दिया था, प्रोड्यूस अ डेड बॉडी. अगेन मुझे हंसी आ जाती है इस बात को याद करते हुए. मैं फ्यूचर में ऐसा नहीं करना चाहती, तो मैं सलाह देती हूं कि आप इस चीज को लिख लो. फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कैसे चेक करें. यह शायद गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट भी थी, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी थी कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है. अगर आप इन डायरेक्शंस को अपनी पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में, गवर्नमेंट को चलाते वक्त शामिल नहीं करते हो तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता और ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट को कहो वो वाली पॉलिसी को फॉलो करे. These are not approachable to the court. These are not enforced by the law. Moreover, कई बार तो गवर्नमेंट इतनी नॉन रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो अपने ही तरीके से काम करती है, और वो किसी भी हालात में अपने तरीके से कानून बनाती है. जब हम इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर 15 इन नंबर. अब मैं बोलूंगी 15, लेकिन वैसे ये हमारे देश में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं. तुम कहोगे मैम 36 से 51 तो 16 हो गए. बेटा जी, एक तो मीनिंग और इम्पोर्टेंस का भी पॉइंट होता है. हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, फाइन. और 51A में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इनकॉर्पोरेट किया है.
ठीक है। फिलहाल जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए माना जाता है, या ये जो चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 3 मेजर चीजों को अपने अंदर ऐड करता है। नंबर 1, व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी, जो ये अडॉप्ट करने वाला है। किस तरीके के गोल्स, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे उस समय समाज की। नंबर 2, जब भी कोई गवर्नमेंट अपना कानून बनाए तो वो अपने दिमाग में सर्टेन राइट्स को ध्यान में रखे, जो फंडामेंटल राइट्स के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स ऑफ इंडिया को गारंटी किए हुए हैं। नंबर 3, कुछ ऐसी पॉलिसीज को ये कैरी करता है जो ये गवर्नमेंट को सुझाव देता है कि आपको ये फॉलो करने चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमने बोरो किया है आयरलैंड से। हम इसे अपने लेसन नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पार्ट 4 में दिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। टोटल 15 नंबर्स हैं। गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम इन्हें इफेक्ट देती रही है। फॉर एग्जाम्पल, आजादी के तुरंत बाद हमारे देश में जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया, हमारे देश में बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया, हमारे देश में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को लेकर कुछ कानून बनाए गए, हमारे देश में मजदूरों के लिए कुछ मिनिमम वेजेस के लिए कानून बनाए गए, हमारे देश में कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाई गई फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। हमारे देश में क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स गांधी जी की आइडियोलॉजी से बेस्ड थे, तो कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जहां कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। हमारे देश में कुछ बिल्स को एबॉलिश किया गया। कई बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं वो हमारे देश में राइट टू एजुकेशन को रिकॉग्निशन देते हैं। वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल पर काम करता है उसे देते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स को, या मिड डे मील स्कीम्स को, या राइट्स ऑफ द वर्कर्स को भी हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारी बुक में कुछ इस तरीके का चार्ट दिया हुआ है, आपको विजिबल होगा इस तरीके से। इसमें ये दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनके गोल्स क्या हैं। तो बेटा इसके गोल्स जो है वो ये है कि ये चाहता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस बने। ये चाहता है कि हमारे देश में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स रेज अप हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। ये चाहता है कि हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पीस को मेंटेन कर सकें। कुछ नॉन जस्टिकेबल राइट्स को सपोर्ट करता है। ये राइट टू वर्क के ऊपर काम करता है। ये बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट देने की बात करता है। ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज उठाता है। कुछ डायरेक्टिव्स जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि ये हमेशा सपोर्ट करता है ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये चाहता है कि अल्कोहल के ऊपर थोड़ी सी प्रोहिबिशंस लगाई जाएं। हर अल्कोहल की बॉटल के ऊपर लिखा होता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये चाहता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। ये जानवरों के स्लॉटरिंग, बलि देने के अगेंस्ट में काम करता है। ये विलेज पंचायत्स को प्रमोट करना चाहता है। हमारे चैप्टर में आपकी बुक के अंदर ये पेज इस तरीके से दिया हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी हम पहले भी कर चुके हैं, एनीवे वो आप एक बार डिटेल्स में कर लीजिएगा। बिसाइड्स दिस हम बात करते हैं डिबेट्स की, कॉम्प्लिकेशंस की, वो हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू जो आपको नोट्स देंगे उसमें कर लेंगे। आपका चैप्टर आज मेरे साथ खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपसे पूछ लूंगी मुझे कौन सा स्टार्ट करना है, मैं उसी गाइडलाइंस के ऊपर शुरू करूंगी।